नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो डीएसई, बहुत स्टूडेंट लोग को पता भी नहीं है कि हमारा डीएसई क्या चीज़ है और इस पर क्या पेपर देना है, पता भी नहीं है। तो ये जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको थोड़ा से बताना चाहूँगा। डीएसई इसका मतलब क्या है। आपका मेन सब्जेक्ट जो है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है ना, उसके अलावा भी डीएसई में आपको एक सब्जेक्ट और लेना है, या तो बॉटनी या तो जूलॉजी या फिर आपको लेना है केमिस्ट्री, जो हमारा ऑनर सब्जेक्ट होगा, जिसको आप लेकर के पढ़ेंगे। तो आप एमएससी वगैरह जब करेंगे तो वहां आपको क्या होगा, फायदा होगा इसका। ओके, तो दोस्तों अभी तक मैंने केमिस्ट्री के लिए 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। पहला यूनिट के लिए मैंने 2 लेक्चर दिया है, एक लेक्चर में नहीं हो पाया, जिसके लिए मैंने 2 वीडियो अपलोड करके मैंने कंप्लीट किया हुआ है। हमारे पास जो पहला यूनिट है उसको, अब मैं जो दूसरा यूनिट है उसको एक ही वीडियो में कवर कर दिया मैंने। अब ये तीसरा जो यूनिट है, ये भी लग रहा है कि एक हमारे पास वीडियो में ये कंप्लीट नहीं होगा। इसको कम से कम 2 वीडियो इसके लिए देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, छोटा छोटा वीडियो में ज्यादा आप और अच्छे से पढ़ भी लेंगे। 2 वीडियो कम से कम, ज्यादा तो नहीं एकदम, लेकिन कम से कम 2 वीडियो अगर आपको मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज्यादा समझाना पड़ रहा है। क्योंकि इसमें जैसे बॉटनी जूलॉजी है ना, उस टाइप के थोड़ा से नहीं है। उसके कंपैरिजन में थोड़ा से चीजें जो है ना, थोड़ा सा क्या है, डीप है। तो उसको मुझे बताना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए। तो चलो 2 वीडियो में हम इनको कंप्लीट करेंगे। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अभी रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं। जिनको आप सभी को अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेली रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेगा नोटिफिकेशन में। देखते हैं फ्रेंड, हमारे पास जो यूनिट तीसरा है, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वैल्यूमेट्रिक मतलब हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? आयतनात्मक विश्लेषण होता है इसके हिंदी मतलब, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ें कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉल्यूम अर्थात यहां पर वॉल्यूम से रिलेटेड है, आयतन से रिलेटेड है चीजें। देखो, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस का सामान्य सिद्धांत क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस है क्या चीज, देखो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे से परिभाषा, और अच्छे से आपको इसमें मिलेगा आपको नोट्स, बहुत अच्छा ना, जिसको आप अच्छा से कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो क्या चीज होता है, समझते हैं। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसका मतलब क्या है? वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक मात्रात्मक विश्लेषण विधि है, मतलब जिसमें हम उसके क्वांटिटी को बताएंगे, मतलब मात्रा को बताएंगे, जिसमें किसी सांद्र, जिसमें किसी ज्ञात सॉल्यूशन है, मतलब ज्ञात सांद्रता वाले सॉल्यूशन की मदद से अज्ञात सॉल्यूशन वाले कोई भी जो विलयन है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम पता करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो हम टाइट्रेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ज्ञात सॉल्यूशन की मदद से अज्ञात सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को अगर मेजर किया जाता है, मापा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस के श्रेणी में हम समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा से आपने इसका मीनिंग देखा। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक मात्रात्मक एनालिसिस होता है, जो जिसमें किसी ज्ञात सांद्रता वाले घोल को किसी अज्ञात सांद्रता वाले घोल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, जिसके उसकी मात्रा ज्ञात की जाती है, जिसमें घोल की आयतन को मापकर पदार्थ की मात्रा निर्धारित की जाती है। उसे सामान्यतः टाइट्रेशन कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? टाइट्रेशन कहेंगे। तो टाइट्रेशन के यहां मीनिंग क्या होगा? ज्ञात सॉल्यूशन की मदद से अज्ञात सॉल्यूशन की सांद्रता अगर हम ज्ञात करें तो उसे हम लोग टाइट्रेशन कहते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ओके, तो वहीं से ये सब चीज समझने के लिए आपको मिल सकता है। आपने थोड़ा से इसको देखा होगा चित्र को, यहां देखिए नीचे है हमारे पास कोनिकल फ्लास्क का, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। ओके, ये देखो, इसको देखो, और थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को बहुत ध्यान से आप सभी लोग देखें। कैसे ध्यान से देखेंगे? देखिए, ऊपर है मेरे पास ब्यूरेट, आपने देखा होगा, सर्च मार के देख लेना यूट्यूब पर, ब्यूरेट किसे कहते हैं। इस पर मैंने
प्रैक्टिकल भी करके दिखाया हुआ है। अगर आप टाइट्रेशन का वीडियो अगर देख लेते हैं तो ये पार्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल में जाना और लिखना उसमें केमिस्ट्री विनर MK सर टाइट्रेशन, ठीक है, तो आपको चैनल में मिल जाएगा ये एक्सपेरिमेंट। देखते हैं, हमारे पास ऊपर में है ब्यूरेट, इसमें कोई एक सॉल्यूशन भरा है। नीचे है हमारे पास कोनिकल फ्लास्क होता है, इसमें भी कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब एक सॉल्यूशन की मदद से ये नीचे वाला सॉल्यूशन की सांद्रता को, कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ज्ञात करते हैं और ये रिजल्ट में एंड पॉइंट में पिंक कलर देता है। तो यहां पर ड्रॉप वाइज हम लोग इसमें मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन ले लेते हैं और नीचे में हम लोग ऑक्जेलिक एसिड ले लेते हैं और इसमें कलर को शो करने के लिए मिला देते हैं फिनाप्थेलिन इंडिकेटर, जिसको अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो हम लोग जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते जाएंगे हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, तो दोनों का रिएक्शन होगा और उस कलर को जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहां पर पिंक कलर दिखाई देने लगते हैं, लाइट पिंक कलर। ओके, तो यहां पर दोस्तों ये है हमारे पास टाइट्रेशन, और एक ऐसा टाइट्रेशन है एसिड और बेस का टाइट्रेशन है। और अगर हम रेडॉक्स टाइट्रेशन करें तो ऊपर में सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह में बस KMnO4 ले लेंगे, बस यही फर्क है हमारे पास, बाकी वही चीज है हमारे पास। ओके, चलिए अब हम फिर से आते हैं हमारे पास जो पार्ट है उसमें। देखो, टाइट्रेशन किसे कहते हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछने की संभावना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। अब इसके कंपोनेंट क्या है समझते हैं। देखो, कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसके कंपोनेंट घटक क्या क्या है। पहले बच्चों टाइट्रेट, ये क्या है, टी लगा है ना, याद रखना, टाइट्रेंट, टाइट्रेट। ओके, इसका मतलब क्या है, ज्ञात सांद्रता वाला घोल, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl, जिसकी सांद्रता ज्ञात है उसे हम लोग क्या कहेंगे, टाइट्रेंट कहेंगे। ओके, अगला है हमारे पास, इसका एग्जांपल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl, दोनों में से कोई भी होगा। अब हमारे पास एनालाइट क्या है, सिंपल अज्ञात सांद्रता वाला घोल, जिसका सांद्रता हमें ज्ञात नहीं है। एक का सांद्रता ज्ञात रहेगा, दूसरा का सांद्रता ज्ञात नहीं रहेगा। तो जिसका सांद्रता हमको ज्ञात नहीं होता है, जिस सिंपल को हम लोग ज्ञात करेंगे किसी ज्ञात सॉल्यूशन के मदद से, अज्ञात सॉल्यूशन की सांद्रता ज्ञात करेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, एनालाइट कहेंगे। मान लीजिए ऊपर में हमने लिया हुआ है, कुछ भी बेस लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या KMnO4 लिया हुआ है, तो इसकी सांद्रता मान लो ज्ञात है, तो ये होगा टाइट्रेंट। ओके, लेकिन जिसका सांद्रता मान लीजिए नीचे वाला का ज्ञात नहीं है, मान लीजिए सपोज करो, तो ये होता है हमारे पास अज्ञात सांद्रता वाला घोल को कहते हैं एनालाइट कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। ये ऊपर नीचे हो सकता है, मान लीजिए आप नीचे का सांद्रता ज्ञात है आपको, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनालाइट कहेंगे, टाइट्रेंट कहेंगे। लेकिन ऊपर का सांद्रता अगर ज्ञात नहीं है, जो भी हम सिंपल ले रहे हैं, तो ये हमारा ऊपर वाला भाग हो जाएगा, हमारे पास एनालाइट हो जाएगा। इसका सीधा मीनिंग है, जिसका सांद्रता मान लीजिए N/10 है, N/20 है, आपने विलियन के पार्ट में पढ़ा होगा 12th क्लास में, तो जिसका सांद्रता हमको ज्ञात होता है, हमने कितना मिलाया, कितना घोल करके हमने विलियन बनाया हुआ है, डिजॉल्व किया है, तो उनका सांद्रता अगर हमको ज्ञात है तो वो होता है टाइट्रेट। ओके, लेकिन जिसका हमको सांद्रता ज्ञात नहीं है तो होता है हमारे पास एनालाइट। बात क्लियर हो गई। इंडिकेटर क्या है, रंग परिवर्तन द्वारा समापन बिंदु, जो इन पॉइंट को बताता है। जैसे पिंक कलर आ रहा है, तो ये पिंक कलर को बताने के लिए हमारे पास होता है इंडिकेटर, फिनाप्थेलिन इंडिकेटर यूज करेंगे हम लोग इसमें, जिसमें एसिड बेस टाइट्रेशन के साथ फिनाप्थेलिन इंडिकेटर को इस्तेमाल अपन करेंगे। मैं चित्र भी आपको दिखाऊंगा कि वो होता कैसे है। अब ये ब्यूरेट कैसा है भाई, ब्यूरेट हमारे पास बच्चों ये है, ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये होता है हमारे पास ब्यूरेट। ओके, अब पिपेट क्या होता है, पिपेट इसी तरह से कांच का एक बना हुआ ग्लास होता है, जो जिसके माध्यम से हम लोग 10 ml इस बीकर, जो कोनिकल फ्लास्क में हमने जो डाला है सैंपल को, तो उसी हम लोग पिपेट की मदद से, एक ग्लास का इसी तरह होता है सेम लगभग, राइट ना, तो उसको हम लोग मुंह से खींचेंगे, या फिर हमारे पास एक और सिस्टम भी होता है, उसे भी हम लोग ले सकते हैं। तो पिपेट की मदद से हम लोग 10 ml जो भी सैंपल रहेगा उसको खींचेंगे और ये नीचे वाला भाग में लेंगे। ओके, तो ये होता है हमारे पास पिपेट होता है, जिसे सटीक मात्रा मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का ज्ञात होना आवश्यक है, विश्लेषण के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया होना भी जरूरी है। अगर हम देखो, मान लीजिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार लिया है, अम्ल लिया है हमारे पास HCl, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सभी को पता है एक क्षार होता है, HCl एक अम्ल होता है। जब हमने एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाया तो यहां पर क्या बना है, देखते हैं जरा, NaCl बना, अर्थात NaCl नमक का फार्मूला होता है,
और वाटर बना। जैसे कि ये हाइड्रोजन और यहाँ का OH दोनों रिएक्ट करके H2O बना लिया, और यहाँ का Na और यहाँ का Cl दोनों रिएक्ट करके NaCl बना लिया। इतना तो रिएक्शन आप सभी लोगों को पता होता होगा। ओके, तो हमने यहां पर रिएक्शन करवा दिया, तो यहां एसिड और बेस का हमने रिएक्शन करवाया, तो इसका रासायनिक अभिक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूं इनका ज्ञान सभी लोगों को होना जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। सटीक मात्रा का मापन, जैसे ब्यूरेट और पिपेट से घोल की सटीक मात्रा मापी जाती है, किसी भी त्रुटि से परिणाम गलत आते हैं। जैसे यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर हम 10 ml लेंगे, ये देखो यहां पर नीचे में 10 या 20 ml लेंगे, अपने मर्जी से कुछ भी हम 30 40 50 ml नहीं लेंगे। यहां पर टाइट्रेशन में हम लोग या तो 10 ml का हम लोग सॉल्यूशन लेंगे यहां पर पिपेट से खींच करके, या 20 ml लेंगे, और ऊपर का जो भाग है जो हमारा ब्यूरेट है इसमें 50 ml भरा जाता है, फिक्स है ना 50 ml। अब ये इसी को कह रहा है फिक्स होता है ये, अगर इसका मान सही ना हो तो हमारा रीडिंग गलत आ जाता है। बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु और इक्विवेलेंट पॉइंट का अंतर समझना भी चाहिए। इक्विवेलेंट पॉइंट जहां रासायनिक अभिक्रिया पूरी होती है, अर्थात दोस्तों ये पिंक कलर तभी आया है जब ये दोनों अपने रिएक्शन जब कंप्लीट कर लिए, तब दोनों जब बैलेंस हो गया तभी वो पिंक कलर दिखाना स्टार्ट करता है। मैं बहुत अच्छे से टाइट्रेशन के वीडियो में समझाया हूं फ्रेंड, आप जाके प्रैक्टिकल के पार्ट को प्लीज आप 1 मिनट जरूर आप उस वीडियो को जाना और जाके जरूर देखना कि एक्चुअल में टाइट्रेशन का मीनिंग होता क्या चीज है। वो पिंक कलर तभी दिखाने लगेगा जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ जब डालते जा रहे हैं, तो ये जब तक तब तक वो पिंक कलर नहीं आएगा जब तक कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उनको बैलेंस ना कर दे तब तक। उसी बात को कर रहे हैं यहाँ पर इक्विवेलेंट पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है, ये ज्ञान होना चाहिए। इन पॉइंट जहां इंडिकेटर रंग बदलता है, इन पॉइंट क्या है, जैसे ही ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला तो डालते गए इस हमारे पास ब्यूरेट से यहां नीचे डालते गए तो ये पिंक कलर तभी दिखाना स्टार्ट करेगा जो जब तक ये रिएक्शन पूरा नहीं होगा तब तक ये पिंक कलर नहीं दिखाएगा। तो पिंक कलर दिखाने के लिए बच्चों यहां पर क्या होना चाहिए, रिएक्शन को पूरा होना चाहिए, अर्थात इंडिकेटर यहां पर कलर को दिखाने के लिए शो करते हैं। अब यहां पर कुछ इनका कैलकुलेशन करते हैं। N1 इक्वल टू N2 या M1 इक्वल टू M2 यहाँ पर नॉर्मेलिटी है और यहाँ पर आयतन है। कितना नॉर्मेलिटी बना रहे हैं आपने पढ़ा होगा, N/20 या N/10 ऐसे पढ़ा होगा 12th क्लास में। ऐसे N/10 नॉर्मेलिटी का हम क्या बनाते हैं, कोई विलियन बनाते हैं। तो ये चीज ज्यादा हमारे लिए याद करने लायक नहीं है अभी, लेकिन फिलहाल हमको सिर्फ अभी याद करना है फार्मूला को। N1 N2 क्या है, अब यहाँ N का मतलब क्या है, नॉर्मलता है। किसी भी विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। M का मतलब क्या है, मोलरिटी होती है ना, मोलरता होती है उसकी। V क्या है, इसकी वॉल्यूम होती है, आयतन होती है, और जो हमारे पास कोई लीटर में होते हैं, कितना ग्राम वो घुला हुआ है, ठीक है, मिलीग्राम लीटर होता है। चलो अब आगे देखते हैं। यहां पर है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के प्रकार, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एग्जांपल है। रेडॉक्स में हम लोग सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह में हम लेते हैं KMnO4, और इसके अगेंस्ट क्या है, बनाम लिखा है ना, बनाम, एकदम अजीब टाइप का हिंदी है ना, बनाम का मतलब इसका अगेंस्ट है ना, फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, और हम लोग लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट ना, और इसमें ऑक्जेलिक एसिड भी अपन यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, EDTA लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है मुझे आप कमेंट करके बताना, EDTA का पूरा नाम आप मुझे बताना जरूर, EDT को पूरा नाम क्या है। यहाँ पर हम कैल्शियम 2+ आयन लेते हैं। प्रेसिपिटेशन, अवक्षेप बनाना, जिसमें AgNO3 है और इनके अगेंस्ट NaCl। इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, व्हाइट PPT बनता है, आप जाके देखना जरा, मैंने एक्सपेरिमेंट कराया है इसको। चलो ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अगला है हमारे पास टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस में अभिक्रिया के लिए आवश्यक मापदंड, क्रिटेरिया फॉर रिएक्शन इन ट्रीटमेंट। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस क्या चीज होते हैं समझते हैं। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस एक मात्रात्मक रासायनिक विधि है जिसमें ज्ञात सांद्रता वाले घोल को अज्ञात सांद्रता वाले घोल के साथ प्रतिक्रिया करवाकर अज्ञात सांद्रता का निर्धारण करते हैं। ये तो वही बात आ गया ना, टाइट्रेशन का मीनिंग आ गया फिर वही। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया का सटीक और तेज और पूर्ण रूप से चलना अनिवार्य होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया
बहुत इंपॉर्टेंट है वो डायग्राम। जैसे ब्यूरेट से मैं ड्रॉप वाइज गिराते गया सोडियम हाइड्रोक्साइड को नीचे HCl के साथ रिएक्शन करवाते गया, तो सटीकता होना चाहिए तेज, उनका रिएक्शन तेज होना चाहिए, पूर्ण रूप से चलना अनिवार्य होता है। इसलिए किसी भी टाइट्रेशन के लिए अभिक्रिया का विशिष्ट मापदंड अर्थात क्राइटेरिया का होना बहुत जरूरी होता है। क्या मापदंड है? पहला है अभिक्रिया स्पष्ट और ज्ञात होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों ने अभी देखा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों की संरचना और उनका व्यवहार ज्ञात होना चाहिए। यह आवश्यक है ताकि समीकरण लिखना या गणना किया जा सके। जैसे कि आपने अभी देखा कि भाई आपने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ जब रिएक्ट कराया तो राइट साइड में आपका क्या बना? NaCl, और क्या बना? H2O बना। ये एरो का निशान आप लिख सकते हैं ना इसको। यह एक सरल और स्पष्ट अभिक्रिया होती है। और क्या होना चाहिए? अभिक्रिया स्टैक्योमेट्रिक होनी चाहिए। अब ये स्टैक्योमेट्रिक क्या होती है समझते हैं, जिनमें फार्मूला हमको पता हो, निश्चित हो, अनुपात पता हो। अभिक्रिया का स्टैक्योमेट्रिक अनुपात निश्चित होनी चाहिए, मतलब जितना, देखो आपको मैंने बोला था ना कि हमको 20 ml लेना है, 15 ml लेना है, तो मैं आपको बोला था 10 ml और 20 ml, या तो 10 ml लेना है या 20 ml लेना है नीचे कोनिकल फ्लास्क में, और ऊपर में 50 ml लेना है। तो ये आपका फिक्स होना चाहिए। ये कम ज्यादा अगर करेंगे तो रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा। एक मोल के अभिकर्मक के साथ कितने मोल उत्पाद बनेगा यह स्पष्ट होना चाहिए। जैसे N/10 मैंने बताया आपको। जैसे KMnO4 प्लस फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट के बीच 1:5 का अनुपात होना चाहिए, अर्थात 1 रेशियो ये है तो 5 रेशियो ये होना चाहिए। मतलब इसका भाग 1 होना चाहिए तो इसका भाग 5 होना चाहिए। अभिक्रिया तीव्र या तेजी से होना चाहिए, ये भी ज्ञान होना चाहिए हमको। देखते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है यार, एकदम गजब का है, अच्छा लगता है ये पार्ट, बहुत अच्छा है। शुरू वाला पार्ट थोड़ा अलग अलग लगा होगा, ये पार्ट अच्छा है। अभिक्रिया बहुत धीरे नहीं होना चाहिए, अन्यथा इन पॉइंट पकड़ना कठिन होगा। अर्थात जैसे ही आपने एक बूंद गिराया, एक ड्रॉप जैसे आपने गिराया तो फट से पिंक कलर आएगा भाई। शुरू में पिंक कलर नहीं आएगा। अगर उस एक्सपेरिमेंट को अगर आप, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपको ये चीज समझने में जरा से भी तकलीफ नहीं होगी। टाइट्रेशन को आप मेरे वीडियो में जाके देखना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपके लेवल में जा करके। बाकी में और आपको समझ में शायद आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे वीडियो में जाके देखना, एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट में लिखना केमिस्ट्री विनर MK सर टाइट्रेशन, तो मेरा वीडियो दिख जाएगा। नहीं दिखे तो प्लेलिस्ट में पूरा 50-100 मैंने वीडियो ही अपलोड किया है एक्सपेरिमेंट पर, उसको देखना। चलो, अभिक्रिया तीव्र होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अगर धीरे धीरे से रिएक्शन होगा तो हम फट से पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे मैं एक ड्रॉप गिराया तो फट से पिंक कलर आएगा, मतलब रिएक्शन यहाँ होना स्टार्ट हो गया और ये इसका इंड पॉइंट होगा, ये हमको पता चलना चाहिए। अर्थात रिएक्शन तीव्र गति से होना चाहिए। अगला है धीमी अभिक्रिया में त्रुटि की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। सही बात है। अगर मैं एक बूंद गिराते गिराते 3-4 बूंद में अगर रिजल्ट आ रहा है तो वहां पर संभावनाएं हमारे रिजल्ट आने की बढ़ जाती है ना। उसमें संभावनाएं हमारे पास जो आने की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एक बूंद आए ऐसा होता है। तेज अभिक्रिया से सटीक परिणाम मिलता है और धीमी प्रक्रिया से त्रुटिपूर्ण परिणाम मिलता है टाइट्रेशन में। अभिक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जो रिएक्शन है वो पूर्ण होनी चाहिए। अभिक्रिया को पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी संतुलन, इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह विश्लेषण को प्रभावित करता है। देखते हैं यहां पर मेरे पास है एसिटिक एसिड, है ना। तो यहां पर एसिटिक एसिड को मैंने ब्रेक डाउन किया तो ये क्या बना देखो तो जरा, CH3COO- और प्लस में क्या टूट गया? H+। अर्थात एसिटिक एसिड जो है वो दो भाग में टूट गया। क्या के दो भाग में? CH3COO- में और H+ आयन में। संतुलन अभिक्रिया उपयोग नहीं होगा। तो सही रूप इसका क्या होगा समझते हैं। देखो ऐसा होना चाहिए, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl वाटर बनता है, ऐसा होना चाहिए। अभिक्रिया सेलेक्टिव होना चाहिए। इंग्लिश वर्ड अच्छा लगता है ना, सेलेक्टिव होना चाहिए। अभिक्रिया जो हो रही है ना, वो सेलेक्टिव होना चाहिए। अभिक्रिया में केवल वही घटक भाग ले जिसका एनालिसिस किया जा रहा है। यदि कोई अन्य तत्व भाग ले तो परिणाम गलत हो सकता है। जैसे कि EDTA केवल धातु आयनों कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि से ही प्रतिक्रिया करता है, इसलिए ये सेलेक्टिव होते हैं। जैसे अगर आप फिनाप्थेलिन आपने लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं या HCl के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पर पिंक कलर आना है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिनाप्थेलिन की जगह EDTA लेंगे तो वहां पर आपका रिजल्ट सही एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो दूसरा आ जाएगा।
तो जो चीज लिए जाना है वही चीज हमको लेना है। हम आगे और नीचे डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए। देखो यहाँ पर साफ लिखा है, इंडिकेटर, उपयुक्त इंडिकेटर उपलब्ध होनी चाहिए। इंडिकेटर वह पदार्थ होता है जो रंग परिवर्तन द्वारा एंड पॉइंट को दिखाता है, मतलब रिएक्शन हो गया उसको बताने के लिए ये बताता है। जब तक पिंक कलर नहीं आ रहा है मतलब समझ जाइए यहां पर रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है, मतलब यहां पर रिएक्शन नहीं हुई है। लेकिन जैसे पिंक कलर आना स्टार्ट हो गया तो हमको एक पता चल जाता है कि यहां पर ये रिएक्शन लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये अभिक्रिया 3 बार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, पता है। यदि इंडिकेटर उपयुक्त नहीं होगा तो एंड पॉइंट की पहचान करना कठिन होगा। अर्थात इंडिकेटर अगर सही नहीं लेंगे, जैसे यहां देखो एसिड बेस टाइट्रेशन के साथ फिनाप्थेलिन लेते हैं या मेथिल आरेंज लेते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन के साथ हम लोग क्या लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, या खुद KMnO4 एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। सेल्फ इंडिकेटर इज द KMnO4। क्लियर हो रही बातें एकदम। और इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, यूरिक्रोम ब्लैक टी लेते हैं, EDTA लेते हैं ना, है ना। कॉम्प्लेक्स मेट्री टाइट्रेशन के लिए EDTA लेते हैं। क्या लेते हैं, EDTA। ओके, जैसे कि मैंने ऊपर में आपको डिस्कस कर दिया था। अभिक्रिया पर तापक्रम या पीएच का विशेष प्रभाव ना होना चाहिए। यदि कोई अभिक्रिया बहुत अधिक पीएच या तापमान पर निर्भर है तो यह स्थिर नहीं माना जाता है। तापमान या पीएच में हल्का बदलाव भी परिणाम बदल सकता है। उदाहरण है KMnO4 का रेडॉक्स टाइट्रेशन अम्लीय माध्यम H2SO4 में ही होता है, अन्य माध्यम में यह गलत रिजल्ट देता है। इसीलिए दोस्तों जब हम KMnO4 का टाइट्रेशन, जैसे हमने ब्यूरेट में यहाँ भरा, मान लीजिए ब्यूरेट में मैंने यहाँ पर भर दिया, KMnO4 को भर दिया, क्या को भर दिया, मैंने KMnO4 को भर दिया। ओके, इस तरह से। अब मेरे पास है, मान लीजिए एक कोनिकल फ्लास्क है, ये है मेरे पास, आपने ऊपर चित्र में देखा है, ये मेरे पास कोनिकल फ्लास्क का। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या भर दिया, ऊपर में KMnO4 को भर दिया यहाँ पर, ठीक है, और नीचे में मैंने कोई दूसरा हमारे पास एसिड के भाग को मैंने भर दिया। ओके, लेकिन दोस्तों जब हम इसमें H2SO4 थोड़ा आधा टेस्ट ट्यूब अगर मिला के टाइट्रेशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट सही आता है। अर्थात जब भी हम टाइट्रेशन करेंगे, जब इसमें या तो ऑक्जेलिक एसिड या फेरस अमोनियम सल्फेट अगर यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर KMnO4 को लिए हैं जो बैगनी कलर होता है, अभी आपको दिखाऊंगा वो कैसा होता है। तो इसमें अम्लीय माध्यम में होता है, अर्थात इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें मिला दिया जाता है, तभी यह रिएक्शन सही दिखाता है, अच्छा दिखाता है, कह रहे हैं। कोई साइड रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई भी और साइड की रिएक्शन इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड अर्थात प्राथमिक मानक पदार्थ क्या होते हैं और सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ये हम समझेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान करिएगा, ये अलग टॉपिक है, जितना हमारे पास हाईलाइट हुआ है समझ जाइएगा, वो अगला हमारे पास टॉपिक है। सिलेबस आप जरूर रखें, मेन केमिस्ट्री का सिलेबस अलग है, जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उसका सिलेबस अलग है, 10 चैप्टर है, वो अलग चीज है। ओके, अब ये जो हमारे पास है ये DSE का हमारे पास सिलेबस है, इनका भी सिलेबस आप अपने पास जरूर रखें। नहीं पता तो आप मेरे पास व्हाट्सएप में मांग लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। वैसे यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया, देख लेंगे, समझाया भी मैंने। परिभाषा, प्राइमरी स्टैंडर्ड वे पदार्थ होते हैं जो अत्यधिक या हाँ अत्यधिक शुद्ध, स्थिर और ज्ञात संगठन वाले होते हैं। इन्हें सीधे वजन करके मोलर या नॉर्मल घोल तैयार किया जाता है। ये होता है बच्चों प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। अर्थात जब हम N/10 बात कर रहे हैं, आपने 12th में पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, नॉर्मलता किसे कहते हैं, फार्मलता, नॉर्मेलिटी, फार्मेलिटी, मोल प्रभाज, ये वो दुनिया भर के पढ़े हैं। तो जिसका सांद्रता ज्ञात हो, जैसे हम जब लैब में काम करते हैं तो आपके टीचर कहते हैं कि 20 इसको इतना ग्राम वेट करो और इतना हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व करो, और इससे जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसका हमको सांद्रता ज्ञात हो, जिसका वजन ज्ञात हो, संगठन भी ज्ञात हो, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा भाई कोई और आपको टीचर इस ANAP में कोई नहीं बताएगा भाई, मैं बहुत मेहनत करके बता रहा हूं, समझने का प्रयास करें, पूरा समझ आएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, टाइट्रेशन के पार्ट को आप सारे बच्चे मेरे वीडियो में जाके जरूर देखें। अब देखते हैं मुख्य विशेषताएं क्या होते हैं। उच्चतम शुद्धता कम से कम कितना होना चाहिए, 99.9% होना चाहिए। हवा में स्थिर होना चाहिए, हवा में स्थिर होना चाहिए। लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। मोलर द्रव्यमान निश्चित होता है।
और बिना और अधिक शुद्धिकरण के उपयोग किया जा सकता है। ये होता है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड की विशेषता। बात समझ में आ गई। अब इसके उदाहरण है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और रेडॉक्स टाइट्रेशन में K2Cr2O7 इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। और दिया है यहाँ पर ClO3 पोटेशियम आयोडेट आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में अपन इस्तेमाल करेंगे। और ऑक्जेलिक एसिड पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पर मैग्नेट टाइट्रेशन अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अलग टॉपिक है, ये पेपर में पूछने की संभावना है, 100% एग्जाम में आने के लिए है, इंपॉर्टेंट है, आप समझ के पढ़ना। देखो, सेकेंडरी स्टैंडर्ड वे पदार्थ होते हैं जिसका शुद्धता उतना अधिक नहीं होता है, नहीं होता कि उन्हें सीधे मोलर अर्थात नॉर्मेलिटी घोल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इन्हें पहले किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड द्वारा स्टैंडर्डाइज किया जाता है, अर्थात ये इसका एग्जैक्ट मान हमको पता नहीं होता है, अर्थात जिसकी शुद्धता उतनी अधिक नहीं होती है, जिसका पीएच मान, जिसका कहा जाए कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते रहते हैं, है ना, जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते रहते हैं, वो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाता है, जो फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहते हैं। देखो, शुद्धता इसकी कम होती है, हवा या नमी से प्रभावित हो सकते हैं, समय के साथ सांद्रता बदल सकती है, वही उसी का सेम फोटोकॉपी मार देंगे। ऊपर वाला भाग का जितना यहाँ बोला है ना, उच्चतम शुद्धता इसमें होता है, उसमें नहीं होता। हवा में स्थिर ये होता है ना, तो वो नहीं होता है। लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है, उसको नहीं किया जा सकता। मोलर द्रव्यमान निश्चित होता है, तो उसका निश्चित नहीं होता है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। बात क्लियर हो गई? ठीक। उपयोग से पहले मानकीकरण अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन आवश्यक होता है। चलो और देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन में प्रयोग करते हैं। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मेरा सेकेंडरी सॉल्यूशन है, मतलब पदार्थ है। KMnO4 भी सेकेंडरी है, ACl भी मेरा सेकेंडरी है। तो ये सब किस में हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से टाइट्रेशन है? तीन तरह के टाइट्रेशन, दो तरह के मेनली टाइट्रेशन होते हैं, एसिड बेस और रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में फर्क क्या है, KMnO4 लेते हैं, और एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन लेते हैं। ओ, पूरा पेज ये आगे पीछे हो गया बच्चे लोग। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, कोई बात नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पर मैंने फिगर में थोड़ा लेने की कोशिश किया है। ये जो मेरा है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आगे पीछे हो गया ना। देखो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिंपल को दिखाने की कोशिश किया है। ये होता है KMnO4 होता है ये, और ये हमारे पास जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। ये देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड का बॉटल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बॉटल है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का बॉटल है। इसको मैंने थोड़ा सा लिया है, पेज थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसको बनाना नहीं है पेपर में ना। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर रसायन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टाइट्रेशन में अपन यूज करते हैं, ये देखो यहाँ पर देखो। देखो, अब ये दोनों में बता रहा है, अभी मैंने आपको बताया, सभी लोग को बताया कि शुद्धता होती है कौन, प्राइमरी की, ये कम होती है। स्थिरता इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। ये मोलर द्रव्यमान इसका फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता है, चेंज होते रहते हैं। इसको आपने देखा है। अब देखते हैं इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की अवधारणा क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके बाद अगला जो हमारे पास जो टॉपिक होगा उसको अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं कितना है। हाँ, थोड़ा से बड़ा है, तो 2 वीडियो लगेगा मुझे इसके लिए। ठीक है, चलो, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक और वीडियो में हम उनको कवर कर देंगे। हाँ, यहां तक हो गया सभी लोगों का। चलो, अब हम लोग थोड़ा से ना परिभाषा परिभाषा वाले पार्ट को हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। ओके, चलो, इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं देखते हैं, समझते हैं। देखो, इक्विवेलेंट वेट, अच्छा रुको तो 1 मिनट, 80 पेज के आसपास जा रहा है क्या ये? थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा पेज को देख लेते हैं ना कितना है हमारे पास, तो फिर उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। हो सकता है इतना अगर एक वीडियो में कवर हो गया होगा तो। हम्म
ये तो अगला चैप्टर का आ गया ना। अच्छा, ये है 89 पेज। हम्म। अच्छा, इसमें अभी तक कितना मिनट हो गया होगा? थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। 1 मिनट रुकना ना। ये बच्चों ये 15-16 पेज है। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इतना को हम लोग एक वीडियो में और कंप्लीट करेंगे, इतना को, राइट ना। तो चलो बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसी को पढ़ेंगे, अगला पार्ट है उसको आप देखेंगे जरूर, कि इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनको हम लोग बहुत अच्छे से बारीकी से समझेंगे। नोट्स भी आप सभी लोगों को मिलेगा। तो चलो इसके बाद अगले वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे, और एक वीडियो में ये हमारा जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाफट। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें आप सभी लोग। चलो लेते जाओ फटाफट। ये हमारा तीसरा यूनिट है, यहाँ से फिर ले लीजिएगा, फिर ले लो। इसमें ज़्यादा मुझे समझाना पड़ गया ना, नहीं तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता। बात ऐसा भी है ना कि बहुत बड़ा बड़ा मैं वीडियो दे दूंगा तो भी आप परेशान भी तो हो जाते होंगे। तो चलो देखते हैं, है ना। बाकी ये हमारा, ये स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना सभी लोग, ले लो, ले लो, ले लो, अच्छे से ले लो। ठीक। अब ये हमारा अगला लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।